मधुमेह के मरीजों में या डायबिटीज़ के मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि डायबिटिक वेसल्स में प्लैक भी ज़्यादा होता है और रप्चर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहता है। जब एक वाइट ब्लड सेल एलडीएल को खा लेता है उसे हम कहते हैं फोम सेल, और ये जो फोम सेल होता है यही कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है और सेल्स की जो डेब्री होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, इनके साथ मिलकर एक प्लैक बना लेता है। नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे कि मधुमेह के मरीजों में या डायबिटीज़ के मरीजों में हार्ट अटैक का खतरा क्यों ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जो हार्ट अटैक होता है वो क्यों होता है। तो जो हार्ट अटैक होता है वो तब होता है जब कोई प्लैक या फिर ब्लॉकेज जो हमारे ब्लड वेसल में हो वो रप्चर हो जाए, उसकी जो कैप होती है वो रप्चर हो जाए। जब एक प्लैक होता है हमारे ब्लड वेसल में, हार्ट के ब्लड वेसल में, तो उसके ऊपर एक कैप होती है जिससे वो सेपरेट रहता है, जो ब्लड जा रहा है वेसल में उससे एकदम सेपरेट रहता है। तो जब वो कैप उठ जाती है तो बॉडी में एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी ट्राई करती है कि वो प्लेटलेट्स से, जो सेल्स होते हैं, उसको कवर अप कर दे रप्चर्ड प्लैक को। और इस चक्कर में, उसे कवर करने के चक्कर में वो इतना बढ़ जाता है बिल्डअप कि वो एंटायर वेसल जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है और उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो हमने ये समझा कि केवल प्लैक के होने से हार्ट अटैक नहीं होता, जब वो प्लैक रप्चर हो जाता है तब हार्ट अटैक होता है। तो अब फ्रेंड्स है, क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ में क्यों होता है ज़्यादा हार्ट अटैक। तो डायबिटीज़ में ज़्यादा हार्ट अटैक इसलिए होता है क्योंकि डायबिटिक वेसल्स में प्लैक भी ज़्यादा होता है और रप्चर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन रहता है, और इन्फ्लेमेशन से क्या होता है कि जो एंडोथीलियम होती है, जो ब्लड वेसल की सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और डैमेज हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एंडोथीलियल डैमेज। अब इस डैमेज के होने से क्या होता है कि जो वॉल होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है ब्लड के। अब ब्लड में होता है एक कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं हम इसको, ये बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है। एक होता है HDL जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो एंडोथीलियम में डैमेज होने की वजह से वॉल के अंदर चला जाता है, वेसल की वॉल के अंदर चला जाता है। अब वेसल की वॉल में जाने के बाद ये LDL एक इन्फ्लेमेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है, जिसको बचाने के लिए हमारी बॉडी इम्यून सेल्स भेजती है। इम्यून सेल्स को हम कहते हैं मैक्रोफेजेस, जो एक टाइप के व्हाइट ब्लड सेल होते हैं। जब ये मैक्रोफेजेस आते हैं LDL के पास तो इसको खाने की कोशिश करते हैं। जब ये LDL को खा लेते हैं तब हम इनको कहते हैं फोम सेल्स। तो जब एक व्हाइट ब्लड सेल LDL को खा लेता है उसे हम कहते हैं फोम सेल, और ये जो फोम सेल होता है यही कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है और सेल्स की जो डेब्री होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, इनके साथ मिलकर एक प्लैक बना लेता है। तो फ्रेंड्स, इस पैथोजेनेसिस में हमने देखा कि इनिशियल इंसल्ट जो थी वो एंडोथीलियल डैमेज की थी। अब डायबिटीज़ में इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा होता है जिससे एंडोथीलियल डैमेज होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है जिसके शेयर स्ट्रेस से एंडोथीलियल डैमेज भी होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में LDL वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हम उन्हें स्टैटिन मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि LDL कम रहे। साथ ही साथ वेट लॉस भी एडवाइस करते हैं ताकि जो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो भी कम रहे। साथ ही साथ हम एक्सरसाइज रेकमेंड करते हैं ताकि जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो बढ़े और LDL घटे। हम कोशिश करते हैं कि LDL घटे ताकि इस पैथोजेनेसिस को हम यहाँ से सकें। जो स्टैटिन मेडिकेशन होती है वो LDL को कम करवाती है, इसलिए हम हाईली रिकमेंड करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जब ये प्लैक बन जाता है
जैसा कि मैंने आपको बताया, रप्चर होता है कैप का, जिससे कि हार्ट अटैक होता है। और वो रप्चर कभी भी हो सकता है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, जैसे कि फिजिकल स्ट्रेस हो या फिर इमोशनल स्ट्रेस हो। तो जो स्टैटिन मेडिकेशन होती है वो क्या करती है, ना ही केवल एलडीएल कम करती है, लेकिन जो फाइब्रस कैप होती है उसको स्टेबलाइज करती है। तो उससे चांसेस कम हो जाते हैं कि जो प्लैक है आपके वेसल के वॉल में वो रप्चर हो। इसीलिए कई बार मेरे पेशेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो हाई नहीं है, फिर भी आप हमें स्टैटिन क्यों दे रहे हैं? तो फ्रेंड्स, यही स्टैटिन का रोल है। उसमें हमने पाया है कि कई लोग जिनमें ब्लॉकेजेस होते हैं, वो अगर एस्पिरिन पर रहें, ब्लड थिन करने की मेडिकेशन पर, और स्टैटिन मेडिकेशन पर रहें, तो उनके चांसेस काफी कम हो जाते हैं हार्ट अटैक होने के। तो फ्रेंड्स, समरी में कहूँ तो जो डायबिटीज है उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल जो एलडीएल है उसके हाई होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसके कम होने के चांसेस रहते हैं। और इसी वजह से जो पैथोजेनेसिस है प्लैक की, एक स्टेनोसिस की, वो ज़्यादा रहती है डायबिटीज़ लोगों में। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप डायबिटिक हैं तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अपना ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करें। 120/80 से कम रहना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 130/80 से कम रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप डेफिनेटली ये चीज़ ट्राई करें कि अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मेजर करें। वो हमेशा 130/80 से कम होना चाहिए। जो आपकी ब्लड शुगर है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो कंट्रोल रहना चाहिए। हीमोग्लोबिन A1C जो है वो कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि जो ब्लड ग्लूकोज है वो भी जब हाई लेवल में बॉडी में होती है तो उससे भी इन्फ्लेमेशन बढ़ता है बॉडी में। और साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको एस्पिरिन और स्टैटिन रेकमेंड करी गई है तो आप डेफिनेटली इन मेडिकेशंस को लें। हमने कई स्टडीज में पाया है कि ये मेडिकेशंस डेफिनेटली वर्क करती हैं। और इन सब चीज़ों को करने के साथ साथ आप एक्सरसाइज भी अवश्य करें, कार्डियो एक्सरसाइज भी अवश्य करें। और अगर आप ओवरवेट हैं तो आप कोशिश करें कि आपका BMI 22 या 24 के बीच में रहे या फिर नॉर्मल रहे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और मोटिवेशन मिला होगा। अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी और प्रश्न है कार्डियोलॉजी से रिलेटेड तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। नमस्कार।